सर जी गुरुजी नया चैप्टर आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है। थोड़ा ये कुछ ऐसा बताइए कि जो हम लोग की हाँ सर आप थे जो उस दिन पार्टी हुई थी टाउन की चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट किया जाए, टाइम नहीं है ज़्यादा। बाकी मोटिवेशन तो होता रहता पर डे, समझ में आया? हाँ देखिए, हार्ट में वेंट्रिकल होता है, आपने पढ़ा एट्रियम और वेंट्रिकल हार्ट में पढ़े हैं। ब्रेन में भी वेंट्रिकल होता है, ठीक है? वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ये लास्ट चैप्टर का एक टॉपिक छोटा सा बचा रह गया है। ब्रेन में कितने वेंट्रिकल होते हैं? टोटल 4 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है? कितने होते हैं टोटल? 4। यहाँ लिखिए 4 वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स है क्या? एक स्पेस होता है, ठीक है? क्या एक स्पेस है? इसके अंदर होगा क्या? इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होगा, उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है? वेंट्रिकल क्या है? स्पेस है, और स्पेस में क्या होगा? कंटेन CSF, ठीक है? ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ से बनता है? तो पुराना क्वेश्चन है, आता है CSF ब्रेन में कौन बनाता है? वेंट्रिकल में ही कुछ कोशिकाएं होती हैं, उनको कॉरॉइड प्लेक्सस बोलते हैं, ठीक है? CSF क्या है? एक लिक्विड है, ठीक है? और ये लिक्विड कहाँ से बनेगा? सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में कुछ सेल्स होती हैं कॉल्ड कॉरॉइड प्लेक्सस। बायोलॉजी में नाम क्या होता है? एक बड़ी समस्या होती है नाम रखने की, इसलिए रटाया जाता है कि जब डॉक्टर बच्चा बन जाता है तो उसको मेडिसिन के नाम इतने रखने पड़ते हैं, बहुत मेडिसिन होती हैं, ठीक है? टर्मिनोलॉजी बहुत आती है, ये तो कुछ नहीं है, इतनी टर्मिनोलॉजी आगे आ जाती है, बहुत सारे नाम, ठीक है? मेडिसिन तो है, ये बहुत सारे सब्जेक्ट में टर्मिनोलॉजी आती है, जैसे इसमें है ना, वैसे वहाँ एडवांस होता जाता है। एक डिजीज है, उनको साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं, तो इसीलिए अभी से प्रैक्टिस कराई जाती है। तो सर क्या लिखा हुआ है? कॉरॉइड प्लेक्सस लिखा हुआ है, इस सेल का नाम है जो क्या बनाती है? CSF बनाती है, ठीक है? इस CSF का काम क्या होता है? इसका फंक्शन, तो ब्रेन में CSF क्या करता है? पहली चीज तो आपके ब्रेन को बॉयंसी प्रोवाइड कराता है, ठीक है? लाइट रखता है, हल्का वजन रखता है, प्रोवाइड बॉयंसी, हल्कापन। दूसरा है हमारे ब्रेन में जितनी भी, ब्रेन को न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेगा? पोषण CSF से मिलता है, ठीक है? और हमारे ब्रेन की जो सेल्स हैं उनको न्यूट्रिशन मिलेगा इस लिक्विड से, और आपके ब्रेन की जो सेल्स हैं वो जो वेस्ट प्रोडक्ट बनाएंगी, वो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर इसी लिक्विड के द्वारा निकलेगा, ठीक है? तो अगला फंक्शन हो गया प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव कराना, ठीक है? ये दो फंक्शन हो गए सर। फिर जो तुमने उस दिन पूछा था ना, यही पूछा था कि क्या वो लिक्विड होता है, क्या करता है? जी सर, यही है, समझ लीजिए यही फंक्शन इसका, ठीक? अब वेंट्रिकल कौन कौन से होते हैं? देखिए, आपने पढ़ा है सेरिब्रम, पढ़ा है ना? कितने सेरिब्रल हेमिस्फीयर? तो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर में स्पेस है, ठीक है? तो उनके अंदर भी स्पेस है, वो स्पेस क्या है? वेंट्रिकल है। 2 वेंट्रिकल आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है? यहाँ पर फर्स्ट वेंट्रिकल, ये सेकंड हुआ, फर्स्ट और सेकंड कहाँ मिलता है? इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है? लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर। फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इनको हम लेटरल वेंट्रिकल्स भी बोलते हैं, क्योंकि लेटरल का मतलब होता है किनारे की साइड, ठीक है? साइड, क्योंकि हमारा ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर इधर है, उधर है ना, ऊपर और नीचे तो नहीं है पोजीशन में, साइड में है ना,
वो बोथ कॉल्ड लेटरल वेंट्रिकल्स। तो ये फर्स्ट और सेकंड को क्या बोलते हैं, यहाँ लिखेंगे ऑल्सो कॉल्ड लेटरल वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल हो गए, ठीक। अगला जो स्पेस है वो स्पेस है डायंसेफ्लॉन। देखिए डायंसेफ्लॉन पढ़ा आपने, फोर ब्रेन का एक हिस्सा क्या है, डायंसेफ्लॉन। तो डायंसेफ्लॉन में बीच में जगह है, स्पेस है, उसको क्या बोलते हैं, थर्ड वेंट्रिकल। ये थर्ड वेंट्रिकल है। तो पुराने जो लास्ट में जब क्वेश्चन आते थे तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है डायंसेफ्लॉन थर्ड वेंट्रिकल कहाँ होता है। डायंसेफ्लॉन की कैविटी का नाम है, उसके अंदर जो स्पेस है, ठीक है, ये मिलेगा इन डायंसेफ्लॉन। तीन वेंट्रिकल हो गया। चौथा वेंट्रिकल मिलेगा हिंड ब्रेन, क्योंकि इसके बाद आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में कोई वेंट्रिकल नहीं है, मिड ब्रेन में एक ट्यूब है। अगर याद होगा तो उसके बाद मैंने बोला था मिड ब्रेन जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था उसके दो पार्ट, कॉर्पोरा कॉर्डिजेनिया और सेरेब्रल एक्विडक्ट। ये आपको डक्ट दिखाई दे रही है, ये इधर कितने एरिया में मिड ब्रेन है, ठीक है। ये पूरा फोर ब्रेन था, इस एरिया में मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में कॉर्पोरा कॉर्डिजेनिया, चार लोब्स इधर, बीच में डक्ट बताई थी मैंने, डक्ट ये दिख रही है। ये डक्ट वेंट्रिकल में नहीं आती, इसको वेंट्रिकल नहीं बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हॉलो स्पेस नहीं है, ये सिलेंड्रिकल टाइप से है। अगला जो वेंट्रिकल नजर आएगा वो ये रहेगा फोर्थ वेंट्रिकल। ये है फोर्थ वेंट्रिकल। ये कहाँ है, इन हिंड ब्रेन, आपको हैंड ब्रेन में मिलेगा। इस तरीके से चार वेंट्रिकल्स ब्रेन में होते हैं, ठीक है। और ब्रेन के तीनों हिस्से इन्हीं के द्वारा कनेक्ट होते हैं। देखिए ऊपर फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन है, पूरा लिक्विड यहाँ से लेकर के यहाँ तक सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। इसी के अंदर भरा होता है CSF, इसी के अंदर क्या होगा, CSF। खत्म हो गया वेंट्रिकल, ठीक है। सर जी कौन सा वेंट्रिकल कहाँ होता है ये ध्यान रखना, बताइए। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहता है जिस पर, हाँ, लेकिन सर वो इसमें कभी कभी देखें तो ऐसे नली नुमा रहता है। हाँ तो नली, देखिए ये आपको डक्ट है तो एकदम स्ट्रेट तो डक्ट नहीं होगी, मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है कि हाँ दो वेंट्रिकल इधर, इसके बाद में तीसरा वेंट्रिकल ये, चौथा वेंट्रिकल ये सर यहाँ से जा रहा है ऐसे, हाँ, यहाँ से। नीचे से निकल आगे पास हो रहा है, ऐसे। मिड ब्रेन तक है, उस पर स्पाइनल कॉर्ड इधर है। स्पाइनल कॉर्ड, ठीक सर स्पाइनल कॉर्ड में भी कुछ फ्लूइड रहता है। हाँ फ्लूइड रहता है, यही वाला हाँ। CSF। अगला चैप्टर स्टार्ट करें इसके बाद। हाँ सर। हटा दें इसको, लिख दिया हमको, लिख दें सर। बोलिए। इनमें ऐसे कभी कभी कहीं देखें करंट होता है तो उसका मैकेनिज्म नहीं बताया। क्या चीज़? ब्रेन में कोई सूचना लेके जाने के लिए करंट कहीं वहाँ पर अंदर ही बनता हो, न्यूरॉन जो आपस में एकदम अच्छे से टच नहीं रहते, थोड़ा सा गैप रहता है, तो वो अपना कम्युनिकेशन होके जाता है, सिग्नल सिग्नल जो मैंने बताया था आपको ना, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज कैसे जाता है, हाँ वही वाला, ये मैंने बता चुके हैं। एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर मैसेज दे जाता है, दो तरीके से जाता है, एक तो में रिपीट भी हो जाता है और एक में रिपीट सब बता दिया है। केमिकल साइनेप्स है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स सब कंप्लीट हो जाता है। तो वो सर उसको साइनेप्स जो होता है वही इलेक्ट्रिक करंट मतलब होता है, वही करंट यहाँ से यहाँ ले जाएगा, ठीक है। कैसे यहाँ से यहाँ करंट जाती है, मैकेनिज्म तो बताया था सर, लेकिन हम ये पूछ रहे कि उसमें जो करंट होता है वो कहाँ से होता है। करंट कैसे जनरेट होता है, करंट न्यूरॉन में जनरेट होगा। ये जो आपका ऊपर देख रहे हैं डेंड्राइट, यहाँ करंट जनरेट होगा। सूचना तो मैसेज वाला तो ACH कोलिन आपने मसल कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ा है ना, मसल वाले में कैसे इम्पल्स जनरेट होता है, ठीक है। जी सर। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होता है दोनों, ठीक है, कंसंट्रेशन का घटने बढ़ने लगता है, चार्ज का डिफरेंस जब होगा तब इम्पल्स जनरेट हो जाएगा। सोडियम 2 मॉलिक्यूल जाता है K+ इकट्ठा हुआ आता है ना, वही चीज। तो वो सर इसमें से कहाँ जनरेट हो पाता है, किस में? ये सब जो इसे ऊपर से 5-6 बना है उसका जो सबसे बड़ा वेंट्रिकल हो गई वो दूसरा चीज बन जाता है, तो उसी में करंट उसमें होता है ना, करंट किसमें प्रोड्यूस होता है, ये देखिए जो 2 निकला रहता है। ये नहीं, ये डेंड्राइट आपके देख रहे हैं ना, ये डेंड्राइट अगर यहाँ स्टिमुलस अटैक किया तो इसकी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बदलेगी, ये वाली मेम्ब्रेन,
ये डेंड्राइट की मेम्ब्रेन है। और वो सब लिक्विड जो रहता है Na+ वो K+ होगा। कौन सा लिक्विड? जो सर जी जो जिसका ट्रांसफर एक्टिव पैसिव जो होता है ट्रांसपोर्ट, वो लिक्विड ये है, यही मेम्ब्रेन की जो बात हो रही है यही तो बताते हैं इस तरीके से। आगे ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। और सर वो इसे सीधा इसके हाँ इसके इधर और इधर हाँ आयन का ट्रांसफर दीजिए, ये वाली मेम्ब्रेन है। अच्छा, हमें लगा सर हम अभी तक ये जान रहे थे जो ऊपर 2 ठो से निकला नहीं रहता डेंड्राइट्स उनमें होता है। नहीं नहीं, डेंड्राइट का जो होगा देखिए ये इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। हमें लगा उसमें होता है। हाँ ये सारी कोई भी मेम्ब्रेन हो सकती है, चाहिए वाली चाहिए। आगे स्ट्रक्चर बताइए सर जी जो नीचे बढ़ जाता है वो भी तो वही रहता है, लेकिन उस पर माइनॉरिटी सीट रहती ये है। एक्सॉन हाँ उस पर भी तो हो सकता है। उस पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट नहीं होता है, एक्सॉन से केवल ट्रांसफर होता है मैसेज। हमेशा याद रखिए सिग्नल जनरेट कहाँ होता है। अगर उस पर माइनॉरिटी सीट जो कवरिंग हो जाती है ग्रे कलर का हो जाता है, अगर वो ना होता तो उस पर भी हो सकता था, हो सकता था उस पर, क्योंकि वो वाला वर्ल्ड रहता है उसकी वजह से। लास्ट चैप्टर था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर क्या है? केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए कि न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल में क्या डिफरेंस होता है। केमिकल कंट्रोल, ठीक है। जो आप पहला पैराग्राफ जब पढ़ेंगे बुक से तो दोनों में फर्स्ट पैराग्राफ में ये समझाया गया है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, केमिकल कंट्रोल और न्यूरल कंट्रोल, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल का मतलब हमारी बॉडी में कंट्रोलिंग दो तरीके से होती है। एक कंट्रोलिंग किससे है? नर्वस सिस्टम से है, और दूसरे किससे है? हार्मोन से। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा था न्यूरल कंट्रोल, यहाँ नर्वस सिस्टम से कंट्रोलिंग होती थी। तो पहला डिफरेंस ये क्या है, इसमें क्या है कि कंट्रोल बाय ये किससे होगा? न्यूरॉन से होगा, ठीक है। और यहाँ कंट्रोल होगा केमिकल से, और केमिकल्स का मतलब क्या है यहाँ पर? हार्मोन से। हमारे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित कौन करेगा? हार्मोन। पिछले चैप्टर में न्यूरॉन्स पढ़े थे, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जब न्यूरॉन से कोई भी शरीर में क्रिया नियंत्रित होती है, देखिए कोई फंक्शन कंट्रोल होता है न्यूरॉन से, ये फास्ट प्रोसेस है, बहुत तेज है, ठीक है, और बहुत क्विक है और स्लो है, शॉर्ट टाइम है। जैसे रैबिट और टॉर्टॉइस वाली जो कहानी है, ये रैबिट है और ये टॉर्टॉइस है, समझ में आया? ये न्यूरल कंट्रोल, इसके द्वारा संदेश बहुत फास्ट जाता है, बहुत तेजी से, लेकिन उसका असर बहुत थोड़े समय के लिए होता है, समझ रहे ना? तो यहाँ लिखेंगे इसका जो एक्शन है वो क्या है? क्विक है एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लेकिन बहुत फास्ट एक्शन है, और इसका क्या है? स्लो है एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। तीसरा डिफरेंस ये है कि हमारे शरीर में न्यूरॉन्स, ध्यान सुनते रहिएगा, न्यूरॉन्स हर जगह हर सेल तक नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स कहाँ कनेक्ट रहते हैं? तो बोलेंगे न्यूरॉन्स अपना जो एक्शन दिखाते हैं वो दो जगह दिखाते हैं, या तो आपकी मांसपेशियों से कनेक्ट रहते हैं, या तो ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड से कनेक्ट रहते हैं न्यूरॉन्स, समझ में आया? जैसे इनका टारगेट ऑर्गन क्या है, न्यूरॉन कहाँ कनेक्ट रहेगा? न्यूरॉन या तो मसल्स के साथ कनेक्ट रहेंगे या तो एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ। हर सेल के अंदर न्यूरॉन की एंट्री नहीं होती है, ठीक है। लेकिन केमिकल्स जो हैं, जैसे मान लीजिए ये सेल्स हैं, ठीक है, तो न्यूरॉन तो हर सेल के पास नहीं जाएगा, तो एवरी सेल की कंट्रोलिंग, क्योंकि सेल की भी तो कंट्रोलिंग होनी है ना, हर सेल को कंट्रोल में रखना है, तो सेल को कंट्रोल कौन करेगा? केमिकल करते हैं। उन केमिकल को क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। एक लाइन पढ़िएगा, लिखा है कि केमिकल न्यूरॉन्स कैन नॉट इनरवेट इनसाइड द सेल। न्यूरॉन्स सेल में इनरवेट नहीं कर सकते, इनरवेट का मतलब एंट्री नहीं करते सेल के अंदर जाकर के, तो सेल के अंदर एंट्री कौन करेगा? हार्मोन करेगा, ठीक है।
मतलब इनका जो असर है ये बॉडी में ऐसे होते हैं लोकेलाइज्ड। लोकेलाइज्ड का मतलब समझते हैं, कुछ सर्टेन लोकेशंस पर है न्यूरॉन। और आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा फैले हुए क्या चीज़ है, ये केमिकल्स सभी जगह। तो लिखेंगे दे आर लोकेलाइज्ड इन नेचर। लोकेलाइज्ड इन नेचर। लोकेलाइज्ड का मतलब ये सर्टेन लोकेशंस पर ही आपको देखने को मिलेंगे और ये डिफ्यूज नेचर के होते हैं। सभी जगह क्या है, हार्मोन्स आर डिफ्यूज्ड इन नेचर। ये आपको हर जगह देखने को मिल जाए, ठीक है। डिफ्यूज जैसे एक ग्रोथ बढ़ाता ना कि प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, लोकेलाइज्ड होती है। सर्टेन लोकेशन पूरी बॉडी में प्लांट में ग्रोथ नहीं होती है, वहीं होगा जहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लगा रहेगा। लेकिन एनिमल में ग्रोथ पूरी बॉडी में होती है, हर तरफ से ग्रोथ होती है, वो डिफ्यूज होती है, ठीक है। तो ये तीन डिफरेंस हो गया, न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल। अब सीधे पढ़ना हम लोगों को हार्मोन्स क्या होते हैं। फिजियोलॉजिकल फंक्शन कुछ करके दिया हो, इसका मतलब क्या करें, द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंट कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेट कोई फिजियोलॉजिकल। दिक्कत नहीं है। लाइन लिखा है कि न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल दोनों मिल करके हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। जॉइंट का मतलब एक साथ। ऐसा नहीं होता कि खाली न्यूरल कंट्रोल से काम नहीं चलता बॉडी में, केमिकल कंट्रोल भी जरूरी है, ठीक है। एक साथ काम करते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स क्या हैं, केमिकल्स हैं, मैसेंजर हैं, संदेश वाहक है शरीर के। आपके शरीर में एक जगह से संदेश को दूसरी जगह ले जाते हैं, ठीक है। ये केमिकल मैसेंजर्स हैं। क्या है ये, केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है। केमिकल मैसेंजर हो गया। नॉन न्यूट्रिएंट है। नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब समझते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट नहीं है, ये केमिकल्स न्यूट्रिएंट नहीं है, ठीक है, पोषण में मदद नहीं करेंगे। और क्या है ये, इंट्रा, ये केमिकल मैसेंजर है। कैसे केमिकल है, इंटरसेलुलर मैसेंजर है। ये मैसेंजर दो प्रकार का होता है संदेश वाहक शरीर में आपके, एक होता है इंटरसेलुलर और एक होता है इंट्रासेलुलर। ये चीज समझ रहे हैं ना कि हार्मोन संदेश वाहक कैसे है, हमारे शरीर का मैसेंजर कैसे है, बता सकता है कोई? हार्मोन जो है मैसेंजर बोले जाते हैं, बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जैसे अगर आप एक एग्जांपल देखिए, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, घटाता है। एक हार्मोन है ग्लूकागॉन, वो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। दोनों ही पेनक्रियास से समझ में आया। एक घटाने का काम करेगा, एक बढ़ाने का काम करेगा। हम बोल रहे हैं कि ये आपके शरीर के संदेश वाहक हैं। आपके शरीर में मैसेज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर है, ब्रेन में। पिट्यूटरी ग्लैंड अगर आपकी बॉडी को कंट्रोल करना चाहती है तो कैसे कंट्रोल करेगी, संदेश भेजेगी ना। हड्डियों की लंबाई बढ़ती है ना, बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड हाइट बढ़ाता है, ग्रोथ हार्मोन बनता है, उससे हाइट बढ़ती है। तो हाइट कहाँ कैसे बढ़ेगी, बोन्स की जब लंबाई बोन्स की बढ़ेगी, बोन्स में ग्रोथ होगा तभी तो आपकी हाइट बढ़ेगी। तो वहाँ है कहाँ, ब्रेन में है। वहाँ से संदेश यहाँ तक कैसे आएगा, केमिकल के रास्ते आएगा। इसलिए केमिकल ये हार्मोन है, हार्मोन संदेश वाहक हो गए, आपके शरीर को नियंत्रित भी करते हैं और मैसेज भी ले जाते हैं शरीर। समझ में आया। नॉन न्यूट्रिएंट है। इंटरसेलुलर का मतलब दो सेल के बीच में है, ये सेल के अंदर। इंटरसेलुलर का मतलब एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर करते हैं, सेल से सेल के बीच में संदेश। हाँ, कुछ मैसेंजर ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर संदेश ले जाते हैं, ये दो सेल के बीच में संदेश ले जा रहे हैं। कुछ क्या है, उनको बोलते हैं इंट्रासेलुलर मैसेंजर। जो सेल के अंदर मैसेज ले जाएंगे। मान लीजिए ये सेल है, यहाँ से मैसेज यहाँ ले जाएंगे, सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करेंगे इंट्रासेलुलर। दो सेल के बीच में इंट्रासेलुलर। तो इंट्रासेलुलर कौन सा होता है, उसका नाम नोट कर लीजिए, साइक्लिक, CYCL, साइक्लिक AMP। ये आप कहाँ देखेंगे,
सबसे लास्ट में पूरी बुक में एक डायग्राम बना है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हार्मोन काम कैसे करते हैं, ठीक है। एक डायग्राम बना है सबसे लास्ट पेज पर, उसी में देखेंगे साइक्लिक एम्फी लिखा होता है। ये इंट्रासेलुलर मैसेंजर हो गया। और कौन सा होता है, कैल्शियम आयन इंट्रासेलुलर है। एक होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड ये इंट्रासेलुलर मैसेंजर है, ठीक है। इंटरसेलुलर में कौन कौन से हैं, इंटरसेलुलर में आप हार्मोन्स पढ़ते हैं, हार्मोन्स। एसिटाइल कोलिन आपने पढ़ा ना, एसिटाइल कोलिन केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर, एक सेल से दूसरी सेल में संदेश ले जाता है, पता है ना। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज को साइनेप्स से कौन ले जाएगा, एसीएच, जो कि क्या है, केमिकल है, ठीक है। ये इंटरसेलुलर मैसेंजर हो गया। अब हार्मोन्स, इसके बाद एक टॉपिक है छोटा सा, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या चीजें आएंगी, कोई बताएगा क्या क्या आता है एंडोक्राइन सिस्टम में? क्या एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही आती हैं, कुछ और भी आता है इसमें, बताइए। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का पूरा जो आपके शरीर में जाल बिखरा हुआ है, नेटवर्क है, अंतर स्रावी ग्रंथियों का पूरा जाल है, वो आएगा, वो तो है ही है, साथ में हार्मोन्स भी आते हैं, ठीक है। इट इज द नेटवर्क ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड का पूरा जाल और साथ में हार्मोन को मिलाकर क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम जब आप पढ़ते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम में केवल हार्ट ही नहीं आता है, उसमें हार्ट के साथ आप ब्लड वेसल्स पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं, ब्लड पढ़ते हैं, लिम्फ पढ़ते हैं, कई चीजें। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या पढ़ते हैं, लंग्स हो गया, ठीक है, लंग्स हो गया ना, ये सारी चीजें। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स आएंगे और क्या होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड। तीसरी होती है हेटेरोक्राइन, जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। जो ग्लैंड केवल हार्मोन बनाएंगे, केवल हार्मोन, उनको क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये केवल हार्मोन हमारे शरीर में कौन कौन सी होती हैं, तो बताइए। पिट्यूटरी में शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको नोट मत करिएगा, बुक में लिखा है सर, ये डिटेल कर दी है ना, नोट मत करिएगा, समझ लीजिए, ऐसे सुन लीजिए। पिट्यूटरी हो गया ब्रेन में, और कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस। सुपर मास्टर ग्लैंड कौन सी है, हाइपोथैलेमस। मास्टर ग्लैंड कौन सी है, पिट्यूटरी है। मास्टर को भी कंट्रोल करने वाला सुपर मास्टर होता है, ठीक है। और उसके बाद पाइनल ग्लैंड हो गया, यहाँ आ जाइए, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। इसके बाद पैनक्रियाज ग्लैंड हो गया, ठीक। और कौन सी, टेस्टिस भी एक ग्लैंड है, ओवरी भी एक ग्लैंड हो गया, समझ में आया। एडर्नल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर लगी है। तो ग्लैंड जो मेन है वो तो है ही नहीं, इसके अलावा भी कुछ बॉडी के पार्ट ऐसे होते हैं जो जहाँ से हार्मोन बनता है। हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से भी बनता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हार्मोन कहाँ से बनता है, तो क्या केवल एंडोक्राइन ग्लैंड से ही हार्मोन बनता है या कहीं और से भी बनता है? केवल अंतःस्रावी ग्रंथियों से ही हार्मोन बनता है कि कहीं और से भी बनता है? और से भी। शरीर के कुछ भाग ऐसे होते हैं, जैसे आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कई पार्ट ऐसे इंटेस्टाइन है जहाँ से हार्मोन बनता है, लेकिन वो वहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं होती हैं, ठीक है। हार्मोन बनेगा, किडनी से हार्मोन बनता है, तो क्या किडनी एंडोक्राइन ग्लैंड है? नहीं, ठीक है। लिवर से भी हार्मोन नेचर का एक केमिकल बनता है, लिवर से, ठीक। हार्ट से केमिकल बनता है जो हार्मोन नेचर का है, ANF का नाम पढ़े होंगे ना, ANF फैक्टर किस होता है, जो क्या है, हार्मोन नेचर का, समझ में आया। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या बनते हैं, हार्मोन। एक पॉइंट लीजिएगा, द केमिकल्स दैट आर हार्मोन नेचर, जो हार्मोन नेचर के होते हैं, आप उसको हार्मोन कह सकते हैं, आल्सो सीक्रेट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। बॉडी के अदर पार्ट से भी बनते हैं। एग्जाम्पल हो गया GIT का मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा है हार्ट से भी बनेगा, और इसके बाद में लिवर से भी बन सकता है, किडनी से बनता है। देखिए करके लास्ट में इसको बताना है, ठीक है, सबको लास्ट में बताना सबसे।
अब इसके बाद में सबसे पहली ग्लैंड जो पढ़ते हैं वो कौन सी है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो मास्टर की भी मास्टर ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। ये ग्लैंड हमारे शरीर में जितनी भी ग्लैंड हैं उन सभी को कंट्रोल करती है, लेकिन इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब समझ रहे हैं? डायरेक्ट कंट्रोल कौन करेगा? पिट्यूटरी। डायरेक्ट कंट्रोलिंग कौन करता है? पिट्यूटरी। जैसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सभी ग्रंथियों को क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। ठीक है, इसको भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस देखा जाए इसको कंट्रोल कर रहा है और ये सबको कर रहा है, तो हाइपोथैलेमस इनडायरेक्टली सबको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं। ठीक है, इसको किसी ग्लैंड को कंट्रोल करना होगा तो पिट्यूटरी को सिग्नल भेज दिया जाएगा, तब पिट्यूटरी कंट्रोल करेगी। सुपर मास्टर ग्लैंड हो गया। हाइपोथैलेमस कहाँ लोकेटेड होती है? ब्रेन में है। और ब्रेन में किस हिस्से में है? तो डायंसिक्लोन पढ़ा था ना, डायंसिक्लोन का जो फ्लोर होता है रूट उसका है एपिथैलेमस, फ्लोर क्या है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो फ्लोर या फिर बेस ऑफ डायंसिक्लोन। या सर जो इसे पार्ट में मिड ब्रेन में आता है, वैसे मिड में आता है और मिड की डायंसिक्लोन फोर ब्रेन का पार्ट है, मिड का नहीं है। कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक, समझ में आया? डायंसिक्लोन के कहाँ पर होगा? फोर ब्रेन पर होगा। फोर ब्रेन के हिस्से में से बेस पर मिलेगा हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस किस चीज का बना होता है? जानते हैं? पूरा हमारा ब्रेन, क्योंकि ब्रेन का ये एक हिस्सा है, तो हमारा ब्रेन किस चीज का बना है? न्यूरॉन्स का। किस चीज का बना है? जान सकते रहेगा, न्यूरॉन्स का। ठीक है, तो इसमें भी न्यूरॉन होंगे। अब आपने पढ़ा है कि न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट? सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट। पढ़े ना? तो ये जो मेन पार्ट है, छोड़िए, ये मेन पार्ट न्यूरॉन का कौन सा है? सेल बॉडी। ठीक है, हाइपोथैलेमस में सभी हाइपोथैलेमस में जो न्यूरॉन होते हैं, हाइपोथैलेमस में क्या है? जो न्यूरॉन हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स बोलते हैं। क्योंकि हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, न्यूरॉन का बना है। हम जानते हैं न्यूरॉन क्या केमिकल रिलीज कराते हैं। वैसे तो देखा जाए तो न्यूरॉन केमिकल रिलीज कराते हैं। ब्रेन में जितने भी न्यूरॉन हैं वो सब के सब एक केमिकल तो जरूर रिलीज कराएंगे। उस केमिकल का नाम क्या होगा? एसिटाइलकोलिन। होगा कि नहीं होगा? जी सर। न्यूरॉन तो केमिकल एसिटाइलकोलिन रिलीज कराएंगे ना, लेकिन ये हाइपोथैलेमस में जो न्यूरॉन है ये भी क्या है? केमिकल रिलीज कराते हैं। उन केमिकल्स को हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं। और सारे हार्मोन रिलीज कराएंगे। तो बुक में एक लाइन लिखी गई है कि हाइपोथैलेमस इज द कलेक्शन ऑफ द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल का कलेक्शन है, मतलब ऐसे सेल का है जो न्यूरॉन है और साथ में कुछ सीक्रेट भी करते हैं। क्या सीक्रेट करेंगे? हार्मोन। ठीक है, क्या लिखेंगे? हाँ, हाइपोथैलेमस क्या है? कलेक्शन है ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। ऐसे न्यूरोसेक्रेटरी सेल को क्या बोलते हैं? कॉल्ड न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। ठीक है, और यही न्यूरोसेक्रेटरी सेल क्या रिलीज कराएंगे? हार्मोन रिलीज कराते हैं। हार्मोन कहाँ से रिलीज होगा? लिखेंगे दे रिलीज हार्मोन फ्रॉम नर्व एंडिंग्स। जानते हैं नर्व जो एंडिंग्स होती है, नर्व एंडिंग समझ रहे हैं सब लोग ना? नर्व एंडिंग पता है ना? एक्सॉन का लास्ट पार्ट, किसी भी नर्व कोशिका का सबसे अंतिम भाग क्या होता है? नर्व एंडिंग। तो नर्व एंडिंग से क्या रिलीज होगा? हार्मोन। बताइए हार्मोन बनेगा कहाँ? वो हार्मोन बनेगा कहाँ? न्यूरॉन के किस हिस्से में हार्मोन बनेगा? सेल बॉडी। ठीक है, क्या लिख लीजिएगा? हार्मोन जो है, हार्मोन सिंथेसिस कहाँ होगा? सिंथेसिस होगा सेल बॉडी में। ट्रांसपोर्ट किससे होगा? एक्सॉन से। ट्रांसपोर्ट इसका किससे होता है? एक्सॉन से। एक्सॉन इसको ट्रांसपोर्ट कराएगा, आगे बढ़ाएगा। और सीक्रेट कहाँ से होगा? सीक्रेट
वो होगा एक्सॉन टर्मिनल में नर्व एंडिंग, ठीक है, जिसको आप एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं, समझ रहे हैं? इसको नोट कर लीजिएगा, इसमें लिखा है ऐसे, ठीक। तो ये हार्मोन यहाँ से बनेगा, बन करके यहाँ ट्रांसपोर्ट आगे रिलीज हो जाएगा, ठीक। अब हाइपोथैलेमस से कौन कौन से हार्मोन बनते हैं? तो इससे दो प्रकार के हार्मोन बनते हैं, ठीक है। एक हार्मोन होता है रिलीजिंग हार्मोन, दो टाइप के हैं, और एक है इनहिबिटिंग हार्मोन। ऐसा नहीं है कि संख्या में दो हैं, ये दो प्रकार के, जो भी हार्मोन इससे बनते हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप लिखते हुए ये लिखते ही रहेंगे, हमेशा समझते हुए रहिए। दो प्रकार के हार्मोन हैं, अगर छूट जाए छूट जाने दीजिए। दो प्रकार के हार्मोन है, रिलीजिंग है और इनहिबिटिंग है, ठीक है। रिलीजिंग कौन सा होता है? ऐसा हार्मोन जो पिट्यूटरी, देखिए ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये क्या है? हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी, ये बाकी ग्लैंड, ठीक है। अगर मान लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करना होगा, क्या करना होगा? एक्टिवेट। तो यहाँ से जो हार्मोन बन के आएगा हाइपोथैलेमस से, उसका नाम रहेगा रिलीजिंग। जो भी हार्मोन रहेगा उस नाम के आगे सफिक्स क्या जुड़ेगा? रिलीजिंग, RH। अगर इसको सप्रेस करना होगा तो वहाँ से हार्मोन जो बनेगा वो इनहिबिटिंग टाइप का बनेगा, ठीक है। तो रिलीजिंग क्या करता है? एक्टिवेट करता है पिट्यूटरी, और ये इनहिबिट पिट्यूटरी, इनएक्टिवेट। दो कैटेगरी के हार्मोन बनते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल लिखा है कौन कौन से हार्मोन इससे बनते हैं। देखिए एग्जाम्पल कौन सा है? एक है GnRH और एक है GnIH। बताइए, GnRH एक हार्मोन का नाम है, RH का मतलब रिलीजिंग हार्मोन, Gn का मतलब गोनेडोट्रोपिक, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, और ये है गोनेडोट्रोपिक इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। बुक में GnRH खाली लिखा है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन और गोनेडोट्रोपिक इनहिबिटिंग। अब बताइए गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन यहाँ से बंदा क्या करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्टिवेट करेगा। इनहिबिटिंग वाला किसमें रहेगा? इनहिबिटर वाले। हाँ, मैंने एक साथ दोनों का लिख दिया है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, किसके लिए? गोनेडोट्रोपिक को रिलीज कराने के लिए, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन बनता है, उसका नाम क्या है? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। तो उसको अगर ज्यादा बनाना है गोनेडोट्रोपिक को, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करना पड़ेगा, हार्मोन का नाम ये रहेगा। अगर कम बनाना है, उसका सीक्रेशन घटाना है, तो वहां से हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन बन के आएगा उसका नाम आगे चलेगा, ठीक है। और कौन सा हार्मोन है हाइपोथैलेमस का? एक नाम और लिखा हुआ बुक में, बताइए। ACTH, ठीक है। ACTH, RH और IH। ACTH क्या है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। जिसका नाम है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। और ऐसे ही क्या हो जाएगा? IH हो जाएगा। समझ में आया? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, उसको अगर ज्यादा बनाना है वहां से हार्मोन हाइपोथैलेमस से ये वाला करके आएगा, ठीक है। ग्रोथ के लिए एक हार्मोन होता है, एक हार्मोन ग्रोथ के लिए बनता है, लिखिएगा यहाँ पर, हाइपोथैलेमस बुक में दिया गया, यहाँ छूट गया है, लिखिएगा सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन। ये एक हार्मोन है, इसका है हाइपोथैलेमस का हार्मोन, ठीक है। ये किसके लिए बनता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए बनता है। ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराता है, स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन,
एक्टिवेट वाला है। हाँ एक्टिवेट का है फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बनाना है तो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और हार्मोन का नाम RHIS में नहीं है, फिर वो सोमैटोस्टैटिन इसका है। ठीक है, समझ में आया? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कैसे करता है? दो तरीके से कंट्रोल करता है, एक तो हार्मोन के द्वारा और एक डायरेक्ट कनेक्शन। ठीक है, न्यूरल कनेक्शन। डायग्राम बनाने के लिए समझ में आ जाएगा। हाइपोथैलेमस और यहाँ बनाइएगा इस तरीके से, ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, इसको समझ लीजिए, केवल डायग्राम बुक में बना वहीं से बना लेना। देखिए हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी में दो हिस्से होते हैं, एक आगे का पार्ट एंटीरियर, एक पीछे का पार्ट पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर। एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं इसको, न्यूरो हाइपोफाइसिस आगे बताएंगे। हाइपोथैलेमस किस चीज का बना होता है? न्यूरॉन्स का। ठीक है, पिट्यूटरी भी न्यूरॉन्स का बना होता है। समझ में आया? यहाँ से ये इसको कंट्रोल दो तरीके से करेगा। हमने पढ़ा हमारी बॉडी में कंट्रोलिंग या तो न्यूरॉन से होती है या तो हार्मोन से। ठीक है, इसका जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है, देख रहे हैं पिट्यूटरी का जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है, हाइपोथैलेमस अगर पोस्टीरियर पार्ट को कंट्रोल करेगा तो डायरेक्ट न्यूरॉन से करता है। किससे करता है? डायरेक्ट न्यूरल कनेक्शन होता है। किसके बीच में? हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी के बीच में डायरेक्ट न्यूरल कनेक्शन। लेकिन एंटीरियर पार्ट को अगर कनेक्ट करना, इसको कंट्रोल करना होता है तो हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक है, हार्मोन कैसे होता है? देखिए हार्मोन यहाँ बनेगा, एक न्यूरॉन देख रहे हैं ना, ये भी एक न्यूरॉन है, यहाँ हार्मोन बनेगा। पता है हार्मोन कहाँ बनता है? न्यूरॉन में, सेल बॉडी में बनेगा। इसमें बनने के बाद ये एक्सॉन से ट्रांसफर हुआ, ये एक्सॉन से ट्रांसफर करके डायरेक्ट यहाँ आ गया, इससे रिलीज हो गया। यहाँ एक्सॉन से ट्रांसफर हुआ, यहाँ रिलीज हो गया। ठीक, बीच में ये क्या आ गया? पोर्टल सर्कुलेशन। मतलब इसके न्यूरॉन यहीं तक है बस। ठीक है, पिट्यूटरी और इसके बीच में न्यूरॉन्स डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, न्यूरॉन्स केवल हाइपोथैलेमस तक ही छूट गए। आगे कनेक्शन कौन किया? ब्लड वेसल। ये क्या है? ये ब्लड वेसल, इसको पोर्टल वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्टल वेन। मैंने बताया था पोर्टल वेन क्या होता है। अगर कोई भी आपके शरीर का अंग किसी दूसरे अंग से खून को ले रहा है, ब्लड को ले रहा है, तो जिस वेन से लेगा वो ब्लड, उस वेन को पोर्टल वेन बोलेंगे। क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन होते हैं वो ब्लड कहाँ से लेते हैं? वो सीधे हार्ट से ब्लड लेते हैं, वो कहीं किसी दूसरे ऑर्गन से ब्लड नहीं लेते हैं। कुछ को छोड़ दीजिए, लीवर से, लीवर और आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का अगला हिस्सा ये हाइपोथैलेमस से भी लेता है और हार्ट से भी लेगा। पोस्टीरियर तो हार्ट से लेता है। कौन सा ब्लड लेगा हार्ट से जब आएगा? आर्टरी के द्वारा आएगा, क्योंकि ब्लड किसी भी अंग में किससे आता है? आर्टरी से। और कौन सा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड। समझ में आया? शरीर में सारे भाग में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी से जाएगा, लेकिन ये वाला हिस्सा हाइपोथैलेमस से भी ब्लड ले रहा है। ठीक है, तो इसको आप आर्टरी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हार्ट से नहीं आ रहा है डायरेक्ट, किसी अंग से निकला। और जब किसी ऑर्गन से ट्यूब निकलती है, ब्लड को कहीं पर भी ले जाती है, वो वेन होती है। क्या होती है? वेन। अब इसको वेन को पोर्टल वेन क्यों बोला गया? क्योंकि ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ब्लड को भेज रही है। ठीक है, कनेक्ट कर रही है, पोर्टल वेन। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। कैसा रहेगा? क्योंकि हार्ट से नहीं आ रहा।
समझ रहे ना, हर्ट से आया होता तो ऑक्सीजनेटेड रहता। क्या रहेगा इसमें, हार्मोन लेके आ रहा है, वहां से हार्मोन रिलीज हुआ ना, नर्व एंडिंग से हार्मोन रिलीज हो जाएगा। ये हार्मोन इस ब्लड से होता हुआ जमा, तो इसको कंट्रोलिंग हार्मोन से होती है, इसको कंट्रोलिंग डायरेक्ट। समझ में आ रहा है? ये कौन सी पोर्टल वेन बोली जाएगी, हाइपोफाइशियल, इसका नाम रहेगा हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। में क्या लिखा गया है, लिखा गया पोर्टल सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ही तो है, इसका नाम बता दिया है, क्या नाम होता है इसका, ठीक है। हाइपोफिशियल हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन तो है, पोर्टल सर्कुलेशन तो एक जगह और होता है, लिवर में भी होता है, तो वहाँ उसका वेन का नाम रहता है हेपेटिक पोर्टल वेन। समझ में आया? तो यहाँ इस तरीके से 2 पॉइंट लिख लीजिएगा, एंटीरियर पार्ट ऐसे लिख लेंगे, हाइपोथैलेमस कनेक्ट रहता है, कनेक्ट टू एंटीरियर पार्ट। अगर कहा जाए हाइपोथैलेमस एंटीरियर पार्ट को कैसे कंट्रोल करता है, तो हार्मोन के द्वारा कंट्रोलिंग होती है, ठीक है। देखा ना हार्मोन कंट्रोल, देखेंगे हाइपोथैलेमस कनेक्ट टू पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी बाय से डायरेक्ट न्यूरल कनेक्शन। डायरेक्ट न्यूरल पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, लाइन नोट में लिखी गई है कि डायरेक्ट न्यूरल कनेक्शन होता है, ठीक है। तो ये हार्मोन नहीं रहेगा, हार्मोन से कंट्रोलिंग होगी लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद बताना अगली बार क्या चीज, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पढ़ के आइएगा सब, हाँ वो सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।